नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज, यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नाम्बियर जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और हम दोनों हैं नेशन नाउ पर। प्रदीप जी और मेरी तरफ से और पूरे नेशन नाउ की तरफ से आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आज शिव जयंती भी है, यानी शिवाजी महाराज का आज जन्मदिन है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है आज। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई छत्रपति शिवाजी महाराज के जन्मदिन पर। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? It's a fantastic. I mean, as Raj Thakre ji जो कह रहे हैं कि 125 years of Maratha rule across the nation, and history has not depicted the Marathas and the leaders of Swaraj movement. छत्रपति स्वराज जो हिंदवी स्वराज का बात किया था, nobody talks about them. History is totally replete with all those things what the Mughals have done, but not of 125 years of rules of the Marathas. जो अटक से लेके कटक तक, अटक से कटक तक जो रूल था, उसके बाद बिल्कुल बात नहीं करते। And that's why they said history has been always, अपने आप को डिलिमिट कर दिया है where Marathas were concerned, and especially where Hindu rulers were concerned. राज ठाकरे साहब जब कहते हैं the same thing RSS ideology, तो आप फिर बोलेंगे ये आरएसएस का आइडियोलॉजी है, सैफरन आइडियोलॉजी, बट द फैक्ट अटक से कटक तक रूल था, they were controlling. और प्रदीप जी, I have a real bone to pick with Ashutosh Gowarikar. Yes, he made the movie Panipat. बिल्कुल, rightfully speaking, in the aftermath, he should also have shown how the Marathas regained all the territory that they had lost. Yes. अहमद शाह अब्दाली के साथ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में जो कुछ मराठों ने खोया, वो सब कुछ वापस ले लिया। In fact, they pushed the Afghans right back into Afghanistan. And जो महाजी शिंदे है, he bought the remains of the entire सोमनाथ temple और वगैरह, everything, the gates of उसके किवाड़ जो हैं वापस लेकर आए। और भाई वे वो किवाड़ अभी मालूम है कहाँ है? आप जानना चाहेंगे? महाकाल मंदिर है। No sir, they are in the Golden Temple. Okay. अमृतसर में, हरिमंदिर साहब में। तो initially what history was taught, they said they bought it back and सोमनाथ टेम्पल वाले रिफ्यूज कर दिए कि ये अशुभ हो गया, अपवित्र हो गए। तो महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर वहां पर रख दिए टेम्पररी। I think from there it must have gone there. I think we've got Dr. Dhone with us at the moment from Akola. Let's go straight across to him. Dr. Dhone, नमस्कार। नमस्कार। Dr. Dhone साहब, I think you're on mute. Can you unmute your this thing? नहीं, अभी अनम्यूट कर लिया सर मैंने। तो डॉक्टर ढोने, ये क्या कंट्रोवर्सी पैदा हो गई है? आपने राहुल गांधी साहब ने कह दिया श्रद्धांजलि, अब वो बोल रहे हैं, एकनाथ शिंदे साहब बोल रहे हैं सारे हिंदुस्तान से माफी मांगो, पूरे देश से माफी मांगो। आप किसी के जन्मदिन के ऊपर उसको श्रद्धांजलि कैसे दे सकते हैं? अब आप बताएं सर, प्लीज गो अहेड। नहीं, ऐसा है कि एकनाथ शिंदे की अंग्रेजी बहुत वीक है सर, उनको अंग्रेजी ज्यादा समझती नहीं, कम पढ़े लिखे हैं एकनाथ शिंदे जी, इसीलिए ऐसा बोला। उन्होंने राहुल गांधी के आरोप करने से पहले उनके जो मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने क्या लिखा वो भी देखना चाहिए था। फेसबुक पे, ट्विटर पे उन्होंने क्या लिखा, जो शब्द राहुल गांधी ने लिखा ट्राइब्यूट, वही शब्द इन्होंने लिखा जी। बाकी कुछ ही नहीं है, कोई फर्क नहीं है राहुल गांधी के ट्वीट में और देवेंद्र फडणवीस जी के ट्वीट में, कोई फर्क नहीं है। लेकिन दोनों का मतलब श्रद्धांजलि थोड़ी होता है। नहीं, श्रद्धांजलि वर्ड है, दोनों सब श्रद्धांजलि वर्ड लिखा है राहुल गांधी जी ने अपने ट्वीट में। नहीं, उन्होंने ट्राइब्यूट लिखा है। मैंने राहुल गांधी का भी देखा है, उन्होंने ट्राइब्यूट लिखा है। ट्रिब्यूट से शुरू किया, ट्रिब्यूट एंड श्रद्धांजलि। जब देखिए, मैं आने से पहले दोबारा चेक कर लिया था, तो श्रद्धांजलि भी लिखा था। बट जैसे बजाज साहब कह रहा है कि इतना बड़ा नेता है, वो डेफिनेटली खुद का लिखा नहीं है, किसी ने अपने असिस्टेंट वगैरह ने लिखा है, तो तेरा तो होना चाहिए था कि अपने असिस्टेंट को नहीं। वो सर देखिए, ऐसा है, जो मैंने देखा कि ट्रिब्यूट जो है, ट्रिब्यूट या ट्राइब्यूट जो भी है, वो दोनों ने एक जैसा लिखा। वो गलती हो सकती है, हिंदी में लिखा है, मिस्टेक हो सकती है। सर राहुल गांधी का ट्वीट मेरे सामने है ये, और उन्होंने ये लिखा है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती पर उन्हें सादर नमन और अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अपने साहस और शौर्य से उन्होंने हमें निडरता और पूरे समर्पण के साथ आवाज उठाने की प्रेरणा दी। उनका जीवन हम सभी के लिए आदर्श प्रेरणा स्रोत रहेगा, ऐसा राहुल गांधी जी ने लिखा है। जी बोलिए सर। ठीक है। नहीं, ऐसा है सर, उसमें ट्रांसलेट वो जो ज्यादा तो यूज जो इंग्लिश का ही करते हैं राहुल गांधी जी, तो जैसे बजाज साहब कह रहे हैं, वो खुद थोड़ी लिखते हैं, कोई भी इतना बड़ा नहीं, वो तो हकीकत है, वो कोई भी ना देवेंद्र फडणवीस जी या कोई भी जो बड़ा नेता है, वो उनके जो लोग लिखते हैं वही वो डालते हैं। वो तो
खुद थोड़ी टाइप करते हैं, खुद But थोड़ी is it लिखते such हैं, a big उनके issue? लोग लिखते हो, बता देते No, भाई no, but इस is बार it- ऐसा करते हो। but धोनी Yes, sir. साहब, is it such a big issue? ये इतना बड़ा इशू है क्या? आपसे नहीं पूछना चाह रहा नहीं, हूं। ये देखिए, मैं सबसे पहले तो इसको अगर इशू बनाना है तो ये बहुत अच्छा काम किया एकनाथ शिंदे जी ने, इशू उठाया है। तो मैं एकनाथ शिंदे जी को पूछता हूँ कि जब वो राहुल सोलापुरकर शिवाजी महाराज के खिलाफ बता रहे थे कि उन्होंने जैसे क्या बोलेंगे उसको, पैसे देकर छुड़ाया, उस वक्त रिश्वत कहाँ दे गए थे के, एकनाथ शिंदे जी? रिश्वत दे, ब्राइब दिया, ब्राइब। रिश्वत देके, हाँ, रिश्वत देके गए थे। जी। तो उस वक्त कहाँ शिंदे जी कहाँ थे? उन्होंने क्यों नहीं उसका विरोध किया? और वो जो राहुल सोलापुरकर है, उनको जो इनके इस पर से क्या बोलते उसको, वो जो पूना का भांडारकर इंस्टीट्यूट है, जी। भांडारकर इंस्टीट्यूट के विश्वस्त पर ट्रस्टी पद से हटाया गया है। तो क्यों वो इसलिए हटाया गया है कि वो उन्होंने गलत बोला, शिवाजी महाराज का अपमान किया, इसीलिए बोला है। तो ये तो हमेशा का है इनका भांडारकर धोनी साहब, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज आपने उठाया, राहुल सोलापुरकर। बट व्हाई नो केस हैज बीन फाइल्ड अगेंस्ट राहुल सोलापुरकर? अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं है? उनको उल्टा प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, मोर्चा जबरदस्त तरीके से, इतना फेंसिंग, पुलिस बंदोबस्त, हर चीज सोलापुर के घर के सामने। आप लोग ने आंदोलन लेके गए, अलग अलग लोग ने आंदोलन लेके गए। व्हाई इज द गवर्नमेंट प्रोटेक्टिंग हिम? नहीं, ऐसा है सर कि राहुल सोलापुरकर जो है वो आरएसएस के आदमी हैं, आरएसएस के कई कार्यक्रमों में वो शामिल रहे हैं, और उनके विचारधारा के वो तो उन पे कैसा वो करेंगे? उनके लोगों को बचाने का काम करते हैं। दूसरे पार्टी के लोग अगर गुनहगार लोग हैं, भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो भी भाजपा में आते हैं, तो उनको बचाने का काम करते हैं। जो भाजपा में आ जाता है पवित्र हो जाता है सर, वॉशिंग मशीन से धुल जाता है। तो उनके विचारों के, उनके फोटो है मोहन भागवत जी के साथ खाना खाते हुए। बट आई वांट टू नो धोनी साहब, आई वांट टू नो, एक चीज है कि आजकल ऐसे हिस्टोरिक फिगर्स के बारे में छत्रपति शिवाजी महाराज का आलोचना करना, संभाजी महाराज का आलोचना करना, छत्रपति संभाजी महाराज का आलोचना करना, ये रोज के रोज कुछ ना कुछ हो रहा है। अभी केकेआर करके एक व्यक्ति है, विकी में कुछ लिखने लगा संभाजी महाराज के डेरोगेटरी चीज के लिए, एंड वी फाइंड दैट नो एक्शन इज बीइंग टेकन। आई मीन पुलिस एक्शन नहीं हो रहा, नहीं तो तुरंत अरेस्ट हो जाते हैं। अब तक सब 50 एफआईआर फाइल हो जाता। तो ये अभी क्यों नहीं दिख रहा? बिकॉज छत्रपति शिवाजी दैवत है, छत्रपति संभाजी इक्वली इंपॉर्टेंट, सेकंड बिगेस्ट थिंग। तो क्यों हो रहा है? व्हाई नो एक्शन? नहीं, ये दैवत जो है ये महाराष्ट्र के आम पब्लिक के लिए दैवत है, और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस छोड़ के सभी का दैवत है, इनका नहीं है दैवत। इन्होंने तो इनके विचारधारा के जो लोग हैं, जो सनातन की बात करते हैं, तो ये इनके विचारधारा के लोगों ने तो उनको तब भी तकलीफ दिए थे, उनका स्वराज्याभिषेक भी नहीं किया था। वही विचारधारा के लोग आज भी है। आज उनका निषेध क्यों नहीं करते? देखिए, जिन्होंने शिवाजी महाराज का स्वराज्याभिषेक करने से मना किया था, उनका निषेध आरएसएस करती है। अब वो पुरानी बात छोड़ दीजिए, आज की जो इनका ये भांडारकर इंस्टीट्यूट है, भांडारकर इंस्टीट्यूट पे क्या हुआ था? इनके जो दामले, परांजपे, बहुलकर, जोशी, फड़के, ये जो लेखक हैं, इन्होंने जेम्स लेन को बताया था कि ऐसा ऐसा लिखो। उनके बाकायदा नाम लिखे हुए कि ये जानकारी इन्होंने हमको दी थी कि शिवाजी महाराज का जो बारे में और जीजा माता के बारे में इन्होंने इतना गलत इतिहास लिखा है। और भांडारकर इंस्टीट्यूट वाले, उनका नाम है, जेम्स लेन ने बताया। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर ढोने, भारतीय जनता पार्टी के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उदयन राजे भोंसले, हाँ, ही इज द 13th डिसेंडेंट, डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज। उन्होंने ये कहा, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये सोलापुरकर को पुलिस प्रोटेक्ट क्यों कर रही है, इसको तो जेल में होना चाहिए। जब बीजेपी का खुद का एमपी डिमांड कर रहा है कि इसको अंदर होना चाहिए, फिर उसको वास्तविकता में सुरक्षा कवच किसने दे रखा है? नहीं, ये बताएं सर। ये मैं आपको बताऊं क्या कि छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा शूरवीर, पराक्रमी, न्यायी राजा जो बहुजन समाज में पैदा हुआ, ये बात ये हजम ही नहीं कर पा रहे आरएसएस के लोग। इनको लगता है ये कहां से आ गए। इनके बोलूं मैं आपको, इनकी नजर में ये शूद्र राजा है। इनके जो विचारवंत होके गए, लोकमान्य तिलक से लेके बहुत सारे लोग होके गए, जो हालांकि लोकमान्य तिलक कांग्रेस के नेता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत प्रिय है। वो भारतीय जनता पार्टी बहुत चाहती उनको, कांग्रेस के नेताओं को। वो क्यों चाहती, उनको पूछना चाहिए।
कि वे लोकमान्य तिलक तो कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, आप तो बहुत चाहते हैं उनको, क्यों चाहते हैं उनको, ये पूछना चाहिए आप लोगों ने कि ऐसी क्या बात है, क्योंकि वो उनकी विचारधारा भी जो थी इनसे मिलती जुलती थी। जी दुरुस्त बात है। लेट्स गो टू आई थिंक वी हैव योगेश चेले साहब विद अस। लेट्स गो टू हिम। योगेश चेले साहब नमस्कार। नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय जय शिवाजी। महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी। आज छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्मदिन है, उसकी आपको बहुत बहुत बधाई। तो सर जो बात अभी चल रही थी डॉक्टर ढोने से कि ये राहुल शोलापुरकर साहब जो हैं, इन्होंने कहा कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज जो है वो रिश्वत देकर के भागे वहां से, तो उसको लेकर के बहुत लोग बड़े आहत हैं और बहुत लोग जो हैं वो इसके खिलाफ उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन भी करी है, बाकी सब भी करी है। तो अगर कोई और शख्स होता तो वो तो अभी जेल में होता। तो ये राहुल शोलापुरकर साहब जो हैं ये अभी बाहर कैसे घूम रहे हैं विद पुलिस प्रोटेक्शन? सर जरा बताएं योगेश चेले साहब, ये क्या हो रहा है? सर पहली बात तो महाराष्ट्र में आप कोई भी आपका विचार रख सकते हैं, जी। लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब आप उसके बारे में कुछ रेफरेंस भी रखें। राइट, अभी राहुल सोलापुरकर जो बोले उसके रेफरेंस उन्होंने कभी दिए नहीं नहीं दिया। आपके पास अगर रेफरेंस नहीं है तो आप आपकी मनगढ़ंत जो बातें हैं वो क्यों बोलते हैं? अभी आपने गलती की है तो सिर्फ माफी मांगने से काम थोड़ी होगा। दुनिया को जब महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कोई भी गलत बात करता है विदाउट रेफरेंस तो हम उसको छोड़ते नहीं। जी, तो आज ना कल राहुल सोलापुरकर को अगर पुलिस ने हिरासत में लिया नहीं तो कोई ना कोई हिंदुत्ववादी संगठन या छत्रपति शिवाजी महाराज पे जो प्यार करने वाली संगठनाएं है वो उन्हें कहीं ना कहीं तो पकड़ेंगे। जाएंगे कहाँ पे, कितने दिन पुलिस फोर्स के साथ रहेंगे? जी दुरुस्त बात। चेले साहब, राज साहब ठाकरे जी ने कहा कि हमारे इतिहास ने मराठा रूल को नजरअंदाज किया। बोले 125 इयर्स ऑफ मराठा रूल अटक से लेके कटक तक ऐतिहासिक है, पूरे दुनिया जानता है, बट हमारे इतिहास ने कभी उसको प्रोजेक्ट नहीं किया, उस बारे में बात नहीं किया। और ऐसे ही लोग हैं कि आलोचना करते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में शोलापुरकर और जैसे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जो कमाल खान। तो क्या ये वक्त नहीं हुआ कि हिस्ट्री को एक ढंग से लिखा जाए, जो हमारे वीर पुरुष है उनका जो वीरता है वो बच्चों बच्चों तक ढंग से पहुंचाए, जो राज साहब कह रहे हैं। चिले साहब तो साहब वही कह रहे हैं। देखिए पहली बात यह है कि इतिहास जब भी कोई नया रेफरेंस मिलता है, नए संदर्भ मिलते हैं या नया कोई खत मिलता है या कोई बखर मिलती है, तब थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज हो जाता है और ये चेंज हम एक्सेप्ट भी कर लेते हैं क्योंकि उसके रेफरेंस मिलते हैं। लेकिन जैसे अभी छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्मदिन है, उस पे 3-3 तारीख निकालना ये तो कोई सही बात नहीं रही। आप एक कमिटी नेम हो और कि एक ही तारीख आपको निश्चित करनी। महाराष्ट्र में कभी कभी ऐसे हमें लगता है कि पॉलिटिशियंस को ये जो विवाद है ये ऐसे ही चालू रखने हैं ताकि वो अपनी रोटियां सेक सके उसे लेके। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अभी इतने रेफरेंस अभी मिल रहे हैं, हर जगह से मिल रहे हैं, तो आपको इतिहास की कोई भी चीज उस पर कंफर्म स्टेटमेंट करना इतना ज्यादा मुश्किल अभी रहा नहीं। पहले ऐसे नहीं था। जैसे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में पहले कुछ गलत फहमियां थी, लेकिन जब वासी बेंद्रे सर ने उसके बारे में लगभग 20 साल रिसर्च किया और कुछ डॉक्यूमेंट्स निकाले, तब आज की जो छवि है उनकी, वो आज की छवि उस वासी बेंद्रे साहब के लिखान के बाद तैयार हुई। तो ये होते रहता है, यानी जो पहली छवि है इतिहास में वो छवि आज रहेगी। इसके बारे में हम अभी बात नहीं कर सकते। जो भी नया डॉक्यूमेंट आता है उससे पहले वाले जो आपकी इमेज है ये बदलती रहती है। दुरुस्त बात। चिरे साहब, आज दूसरा एक कंट्रोवर्सी जो शुरू हो गया है कि राहुल गांधी जी ने ट्वीट के माध्यम से ये हाईलाइट कर दिया है कि जयंती है या श्रद्धांजलि है, वो थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है। तो सबका कहना है कि एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पूरे देश के अपने ट्वीट अगर गलत भी हो गया तो तू इसको कैंसिल करके या उसको नया रीट्वीट कर सकते थे। तो ये एक महापुरुष है, महापुरुष को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जयंती है या श्रद्धांजलि किधर देना है। तो डोंट यू थिंक ये थोड़ा ठीक नहीं है?
एकनाथ शिंदे जी ने बहुत आलोचना किया है कि राहुल गांधी जी माफी मांगे देश से, और धोनी साहब विरोध कर रहे हैं। नहीं, मेरा मेरा ये मानना है कि मान लीजिए उन्होंने श्रद्धांजलि लिखी, तो ये इतना बड़ा इशू बनाने की बनाने की जरूरत नहीं है। Correct. एक बार माफी मांग लो, इशू खत्म कर दो। हमें बढ़ाने क्यों है इशू? ये बड़ा इशू नहीं है। एक रिट्वीट कर दो, कोई चीज नई नया ट्वीट कर दो, आप श्रद्धांजलि निकाल के नया ट्वीट कर दो। उसमें बढ़ाना क्यों है? क्यों उस पे इतना ईगो लेके क्यों बैठना है? अभी राहुल गांधी अगर उस पे ईगो लेके बैठेंगे तो सामने वाले भी ईगो लेके बैठेंगे। जब तक निकालेंगे नहीं, हम भी मानेंगे नहीं। हमारे देश में जिस चीजों पे विवाद होने चाहिए उस पे तो होते नहीं, जी। और जो चीज विवाद की है ही नहीं उस पे हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहते। सुशील तो व्यास जी मुझे वेलकम। कुछ ये बात दुरुस्त नहीं लगती। जी सुशील व्यास जी वेलकम। हाँ योगेश चिल्ले साहब, इसके पहले कि मैं सुशील व्यास जी के पास जाऊं, आपसे एक बार फिर वही सवाल पूछता हूं। इस विषय के बारे में हमारी 5-6 बार डिस्कशन हो चुका है हमारा। योगेश चिल्ले साहब, सर ये तो ठीक है, किसी ने श्रद्धांजलि बोला, किसी ने बधाई बोला, किसी ने ढेर सारी शुभकामनाएं बोला, छत्रपति शिवाजी महाराज से हमें प्रोत्साहित होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत कुछ बोला। सर शिवाजी महाराज के जो किले हैं उनके बारे में क्या करेंगे, कब करेंगे सर, ये तो बताइए। एक्चुअल एक्शन कब होगा? सर ये विवाद का मुद्दा है जी छत्रपति शिवाजी महाराज के किले आज भी दुरावस्था में है, ये विवाद का मुद्दा है। That's लेकिन it. इस पे हम कभी झगड़ा नहीं करते जी इस पे हम चुप्पी साधे बैठते हैं। इतना पैसा हम दूसरी जगहों पे खर्च करते हैं। अगर ये छत्रपति शिवाजी महाराज के किले हम जैसे पहले थे वैसे खड़े करेंगे तो अपना ट्रैवलिंग है, अपना सर टूरिज्म इतना बढ़ जाएगा कि हमें दूसरे देश जैसे, उनके पास कुछ नहीं है सर, जी। हमारे पास 300 से ज्यादा किले हैं, वैसे के वैसे खड़े करेंगे तो We can tourism start with हमारे 5. पास Sir, we can start with 5. अभी जो चालू है उससे बढ़ जाएगा। योगेश चिल्ले साहब, जैसे मैंने पहले आपको बोला था, हम लोगों ने 20 किले आइडेंटिफाई किए, उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट बनी, उसके ऊपर यह कहा गया कि आप, और ये रिपोर्ट कब की है, न जाने कितने साल पहले की है, ये भी आपको बता दूं। तब मनोहर जोशी साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उसके बाद नारायण राणे मुख्यमंत्री बने, तब की रिपोर्ट है। उस वक्त कैलकुलेशन ये थी कि महाराष्ट्र को कम से कम नहीं तो 200-250 करोड़ का मुनाफा होगा, अगर सिर्फ 5 किलों को हम लोग रेस्टोर कर दें। आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ है। आज की तारीख में मैं कहता हूं अगर सिर्फ 5 फोर्ट्स के साथ आप शुरू करें, ओनली 5 फोर्ट्स, वहां पे वो साउंड एंड लाइट शो हो, साथ में म्यूजियम हो, साथ में जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के साथ जो यू नो वेयर द एड ऑन्स एंड द स्पिन ऑफ्स, जब भी कोई टूरिस्ट आते हैं उनको छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में किताबें, छत्रपति शिवाजी महाराज का पैराफर्नेलिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ अगर वो देना शुरू कर दें, आज की तारीख में सर महाराष्ट्र को कहीं और देखने की आवश्यकता नहीं है। मैं सच बोल रहा हूं, यू विल बी अर्निंग एटलीस्ट $20 बिलियन पर ईयर। जी बोलिए। आपने अभी जो बात कही, यही बात जब माननीय राज साहब ठाकरे ने कहा था जी। तो महाराष्ट्र में विवाद हुआ था। उन्होंने कहा था ये 3000 करोड़ का जो आप पुतला बना रहे हैं, जी। ये 3000 करोड़ वहां पे खर्च करने से बजाय आप महाराज के जो किले हैं वो वापस रिस्टोर करो, उनको सर, खड़ा करो आप वापस जैसे थे वैसे। लेकिन इसी बात पे महाराष्ट्र में विवाद हुआ जी। लेकिन योगेश चिल्ले साहब, मैं आपको बता रहा हूं 3000 करोड़ की तो पुतले की बात हुई थी। आपको आज की तारीख में सिर्फ 5 किले रेस्टोर करने के लिए सिर्फ 150 और 200 करोड़ के बीच में चाहिए, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ऑनेस्टली काम करना है, मैं ये बोल रहा हूं, मतलब किसी को कुछ देना नहीं है तो 150 और 200 करोड़, अगर कुछ बांटना है तो 500 करोड़, ठीक है। एक एग्जाम्पल जी बोलिए। मालवन में अभी जो छत्रपति शिवाजी महाराज का राजकोट किले पे पुतला गिरा था, 6 करोड़ का पुतला बनाए थे जी। यही 6 करोड़ अगर उस किले के रिस्टोरेशन में लगाते जी। तो आप सोचिए वहां पे कितना टूरिज्म बढ़ सकता था। एब्सोल्युटली। इंस्टेड ऑफ दैट वी आर नाउ टॉकिंग अबाउट कि श्रद्धांजलि वर्ड ठीक है कि शुभकामनाएं होना चाहिए या क्या होना चाहिए। सुशील व्यास जी, but they're working, I think Eknath Shinde ji is working on this force right I now. hope जब he वो is. recent press conference हुआ तो बोले कि मैं हर किले में जाके मेरा तो घूमना फिरना भी यही होगा, यही पूरे रीजन में होगा। I hope he does. Bless him. I will support him totally. I will support anybody who restores the forts of Chhatrapati Shivaji Maharaj, but I think the only person who can actually do it is Raj Thackeray and nobody else. Nobody else is serious about it. That's my opinion. I could be wrong. I hope I am wrong. सुशील व्यास जी, आज
छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती है। मेरा यह कहना है, अभी अभी आपने सुना भी होगा, इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत काम किया सर। छत्रपति शिवाजी महाराज के जितने भी किले हैं उसके ऊपर वी हैड वर्कड ऑन व्हाट इज कॉल्ड द छत्रपति टूर फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। सर आज की तारीख में मैं कहता हूं सिर्फ 5 किले ही रिस्टोर कर दीजिए ना सर। सुशील व्यास जी प्लीज। बजाज जी, पहले तो मैं कहीं ट्रैफिक में फंसा था, लेट हुआ, उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपकी वार्तालाप को मैं सुन रहा था, और अगर आपने शिवाजी जयंती के अवसर पर आज सुबह महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो अधिकृत कार्यक्रम हुआ सिवनेर किले पे, उसको अगर आपने देखा होगा तो मुख्यमंत्री और दोनों मुख्यमंत्री के नेतृत्व में तमाम मंत्रीगण वहां गए और उन्होंने कहा कि शिवाजी महाराज के किले हमारे लिए किले नहीं है बल्कि एक आस्था का स्थान है, मंदिर है, और उनको अतिक्रमण हटा करके उनके सौंदर्यीकरण करके जनता को उनके प्रति इतिहास को किस तरह से बताया जाए और उससे किस तरह से आने वाली पीढ़ी को उससे जोड़ा जाए, ये हमारा कार्य है। ये आज के हमारे मुख्यमंत्री जी ने और हमारे नेता उप मुख्यमंत्री एकनाथ राव शिंदे जी ने आज फिर इस बात को दोहराया है, और मुझे आशा और विश्वास है कि उनकी बातों में गंभीरता है और वो आने वाले दिनों में देखेंगे जिस तरह से अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं को हमने लागू किया है घोषणा करके, उसी तरह से ये अगर आज घोषणा हुई है तो उसको भी मूर्त रूप दिया जाएगा। But I hope so, Vyas ji, what has happened is we know that Eknath Shinde ji is working on this restoration of forts. उन्होंने खुद कहा कि जब उन पे आरोप लगा था कि आप बॉयकॉट कर रहे हो, आप गांव चले गए, बोले नहीं, हम फोर्ट्स के रेस्टोरेशन के लिए अलग अलग और बार बार यहाँ आना पड़ेगा। दैट अपार्ट, आज एकनाथ शिंदे जी ने, चिले साहब दोनों हैं, आलोचना राहुल गांधी जी का इसलिए किया कि लगातार सावरकर जी हो या राहुल गांधी या छत्रपति शिवाजी महाराज हो, लगातार राहुल गांधी जी की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसा स्टेटमेंट या विवाद खड़ा किया जाता है जो ठीक नहीं है राष्ट्र हित में। आज जैसे ट्वीट में श्रद्धांजलि का उपयोग किया कि छत्रपति शिवाजी जयंती, फिर विवाद है जयंती है कि श्रद्धांजलि। तो एकनाथ शिंदे जी ने कहा कि ये पहले भी हो चुका, सावरकर जी के बारे में यही हुआ, आज छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में यही हो, तो एक पैटर्न चल रहा है। हाउ डू यू सी दैट? नहीं, एकनाथ राव जी शिंदे ने जो कहा वो ये कहा कि आज जो राहुल गांधी जी के ट्वीट में जो शब्द श्रद्धांजलि का आया वो कोई भूल नहीं है, वो कोई ऐसे अनजाने में कि लिखा हुआ शब्द नहीं है, ये जानबूझ के की गई गलती है। और ये आदरणीय शिवाजी महाराज के प्रति डिसरेस्पेक्ट तो दिखाता ही है, साथ साथ पूरे महाराष्ट्र की जनता को चिढ़ाने का काम है। और ये जिस तरह से उन्होंने स्वतंत्र वीर सावरकर के बारे में अपमानजनक शब्द कहे, उसी तरह से आज उन्होंने जानबूझ करके इंटेंशनली ये शब्द यूज करके महाराष्ट्र के 13 करोड़ जनता को चिढ़ाने का प्रयत्न किया है। ये शिंदे जी ने अपने बात में कहा, और उसमें मुझे कहीं अतिशयोक्ति या गलत नहीं लगता, क्योंकि इतने बड़े नेता को, जो राष्ट्र का लोकसभा में विपक्ष का नेता है, उसको अपने ट्वीट पे पब्लिक डोमेन में डालने के पहले 4 बार शब्दों को तोलना चाहिए कि वो क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं, उसका क्या असर होगा, जनता उसको किस रूप में लेगी। अगर वो नहीं लेते इसका मतलब वो हल्के में हर चीज को लेते हैं, और हल्के में शिवाजी महाराज के बारे में तो कोई चीज अगर ट्वीट अभी तक है सर, हटाया नहीं गया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। तो महाराष्ट्र की जनता विशेषकर कोई भी शिवसैनिक उसको नजरअंदाज नहीं करेगा और उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। जी चंचल कुमार जी ऐसे ज्वाइंड अस। चंचल कुमार जी नमस्कार सर। इस वक्त आपकी लोकेशन क्या है, कहां पर हैं आप इस वक्त? मैं आजमगढ़ में हूं सर। सर आजमगढ़ में है, क्या बात है सर, माशाल्लाह। नमस्कार सर। सर अभी अभी योगी आदित्यनाथ जी की स्टेटमेंट आई है कि जो एनजीटी की रिपोर्ट आई थी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की जो रिपोर्ट आई थी, वे दे हैव पुल्ड अप द यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने यह कहा है कि 54 करोड़ लोगों को आपने सीवेज वाटर के अंदर, सीवेज के पानी के अंदर आपने स्नान कराया। तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि ये रिपोर्ट जो है ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, राजनीति से प्रेरित है, और गंगा जी का पानी जो है इस वक्त घाट के ऊपर त्रिवेणी में पीने लायक है। ये चंचल कुमार जी, क्या वास्तविकता में गंगा इतनी पवित्र हो गई है? मतलब गंगा का पानी जो है अविरल हो गया है, शीतल हो गया है, बहुत जबरदस्त हो गया है। सर जरा बताएं प्लीज। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज के समय में अगर हम देखें, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, प्रवक्ताओं में होड़ मची रहती है कि कौन कितना लंबी लंबी फेंक लेगा।
और मुख्यमंत्री जी उस लंबी लंबी फेंकने के लिए जाने जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये एनजीटी की रिपोर्ट है और ये सबके सामने है, और जो भी रिपोर्ट्स आपके सामने आई है, अब ये बीजेपी के लोग जो है मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू इनको है। अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अगर गंगा जी इतनी साफ हैं तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी जैकेट पहन के क्यों नहाया उन्होंने? जिस तरीके से एक नहाने की नई परिपाटी शुरू किए कि भाई वो पूरे वाटरप्रूफ जैकेट पहन के नहा रहे हैं, पानी एक भी बूंद अंदर ना जा पाए, ऐसा लोग बता रहे थे। और देखिए भाई अब तक तो सब लोग गंगा स्नान करने जाते हैं, जिस तरीके से नहाते हैं आपने देखा होगा, हमारे साधु संतों ने, हमारे महामंडलेश्वर ने, हमारे शंकराचार्य ने, हमारे बड़े बड़े नेताओं ने, इवन की श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर के श्रद्धेय नेताजी से लेकर के लोगों के नहाने की जो परंपरा रही है, और ये तो मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक नई परंपरा शुरू की है कि कपड़े पहन के कैसे गंगा में स्नान किए जाते हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री को भरोसा नहीं था, क्योंकि गंगा साफ नहीं है, एनजीटी के जो आंकड़े हैं उसमें मुख्यमंत्री जानते हैं, इसलिए वो जो है पूरा बकायदा वाटर प्रूफ जैकेट पहन के प्रधानमंत्री भी स्नान किए, मुख्यमंत्री जी भी आपने देखा होगा कैसे स्नान किए। मैं ज्यादा उन बातों पे नहीं आना चाहता, लेकिन मुख्यमंत्री जी की भाषा जिस तरीके से आज के समय में आपने सुना होगा कल सदन में, और आज अब सोचिए कल जो कह रहे थे कि उर्दू भाषा को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे थे, और उर्दू भाषा को लेकर न जाने कठमुल्ले न जाने क्या क्या बोल रहे थे, भाषा की जो मर्यादा है, जबकि इनको पता होना चाहिए मुख्यमंत्री जी को कि भाई तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। और चंचल कुमार जी, चंचल कुमार जी, बट भाषा का उपयोग कहां से शुरू हो गया? योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहने के लिए जो टीएमसी नेता ममता बनर्जी ने कहा मृत्यु कुंभ है ये, और उसको अखिलेश यादव जी ने सराहा, उन्होंने कंफर्म कर दिया हाँ ये मृत्यु कुंभ है। तो ये भाषा कहां से? आप इतने बड़े जो समागम हो रहे पूरे दुनिया में, तो उस विषय में एक के बाद खड़गे साहब ने कहा डुबकी लगाने से क्या इकोनॉमी सुधर जाएगा क्या? फिर आगे जाके अलग अलग लोगों ने, लालू यादव जी ने कहा कि क्या कुंभ है, सब फालतू, तो फालतू चीज है। तो ये कौन सी भाषा है कि महाकुंभ? तो उनका कहना है कि सनातन धर्म पे आप अत्याचार कर रहे हो, आप जो है अटैक कर रहे हो। चंचल कुमार जी, अच्छा आप एक चीज बताइए, ऐसा महाकुंभ रहा जिसमें लोग आज भी अपनों को ढूंढ रहे हैं, ये ऐसा महाकुंभ रहा हिंदुस्तान के इतिहास में, शायद ऐसा पहले कभी हुआ होगा कि अस्पताल के बाहर सेना लगाई जा रही है कि लोग लाशों की काउंटिंग न कर पाए, मर्चरी हाउस के बाहर आपके प्रवक्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा जा रहा है, उनको घुसने नहीं दिया गया। ये ऐसा महाकुंभ बनाया गया, ये ऐसा महाकुंभ बनाया गया जहां पे केवल और केवल हजारों करोड़ रुपए केवल प्रचार में खर्च कर दिए गए, और प्रधानमंत्री जी का नूरानी चेहरा, मुख्यमंत्री का नूरानी चेहरा पूरे देश में लगाए गए होर्डिंग्स। मैं मुंबई गया था अभी, वहां भी लगा हुआ था होर्डिंग्स। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने भाषा की बात करी, कल जो बोला उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़ाने को लेकर के, उर्दू भाषा को लेकर के उन्होंने कटाक्ष किया, और आज उर्दू भाषा में शायरी पढ़ रहे थे। तो आप बताओ क्या मुख्यमंत्री कठमुल्ले हो गए? उनकी शायरी थी, बड़ा हसीन है इनके जुबान का जादू, लगा के आग बहारों की बात करते हैं, जिन्होंने चुन चुन के बस्तियों को लूटा वही नसीबों के मारों की बात करते हैं। तो आज सोचिए, आज खुद मुख्यमंत्री जी उर्दू में ही पढ़ रहे थे, तो खुद कंफ्यूज हैं जो उर्दू के लेकर के इन्होंने ऐसी भाषा, ऐसा प्रयोग किया, और आज टोटली रूप से कंफ्यूज दिखाई दिए। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं जी, आपने देखा होगा जो भगदड़ मची, वो केवल एक भगदड़ को सरकार ने माना, और झूसी में जो भगदड़ मची उसमें भी सैकड़ों लोग मरे। एक बिटिया की वीडियो थी, आपने देखा होगा, लोगों के चश्मदीद गवाह थे, वो वीडियो बकायदा वायरल हुई, लोगों के पास पहुंची भी, लेकिन मुख्यमंत्री हैं कि मानते नहीं। गंगा में लाशें बह रही थी कोरोना समय में, मुख्यमंत्री ने कहा कोई भी कोरोना से नहीं मरा। तो लंबी लंबी फेंकने के लिए मुख्यमंत्री जी का इतिहास रहा है, और जनता इनको एकदम समझिए थक चुकी है सुन सुन करके। अब मुख्यमंत्री जी के पास कोई शब्दकोश नहीं है कि क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। कभी चंचल कुमार जी, कभी बाप के पास पहुंच जाते हैं। चंचल कुमार जी, एक नॉन पॉलिटिकल बात कर लें जरा, एक सेकंड सर। वहां पर 10 एसटीपी प्लांट लगाए गए हैं, 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए गए हैं प्रयागराज के आसपास, और 10 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हैं, डीटीई की रिपोर्ट जो है, डाउन टू अर्थ की रिपोर्ट जो है, जिसके ऊपर एनजीटी ने कटाक्ष किया है उत्तर प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को लेकर के। मेरे जितने भी गेस्ट हैं सब लोग जरा सुन लें जरा ध्यान से। सर, जो एसटीपीज हैं, दे आर वर्किंग एट लेस देन 50% ऑफ देयर कैपेसिटी।
जो 10 एसटीपी लगे हैं, एक्चुअली 25 एसटीपीज वर रिक्वायर्ड। 25 एसटीपीज की जरूरत थी, यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की। राइट नाउ, इवन नाउ, डायरेक्ट वेस्ट वाटर, सीवेज वाटर, fecal matter that is both animal and human waste is flowing directly into the Ganga, sir. ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बोलता है, एनजीटी, दैट्स अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉडी। अब आदरणीय सम्माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सर, एनजीटी इज आल्सो पॉलिटिकली मोटिवेटेड। सर, एनजीटी तो इस सरकार ने, ये ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स हैं, इस सरकार ने नॉमिनेट किए हैं ना सर। तो चंचल कुमार जी, ये क्या है? इनको मालूम नहीं था कि ये जो एसटीपीज हैं ये काम नहीं कर रहे हैं अच्छी तरह? चंचल कुमार जी, मैं एक बात आपको बताऊं, जब पिछली बार महाकुंभ हुआ था सपा के शासन में, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने आपका जो सरपतैया वाला, रेल घाट, सड़वा कॉलोनी, नैनी वाला जो पूरा बेल्ट था, उन्होंने उसको हाईटेक बनाने के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए। और वहीं पे आपने देखा होगा राज्य विश्वविद्यालय की भी स्थापना आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हुआ। पिछली सरकार का यह मानना था कि कम से कम हम 25 से 30 किलोमीटर का एरिया ऐसा डेवलप कर दें, जब महाकुंभ में भीड़ आए तो कम से कम जो 20 से 25 किलोमीटर गंगा वाला इलाका है, वो यमुना पार वाले इलाके में भी लोग डाइवर्ट हो जाएंगे, पब्लिक जो है उसमें क्राउड मैनेजमेंट हो जाएगा, मैनेज हो जाएगी, तो उससे चीजें बेटर हो जाएंगी। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उस काम को डंप कर दिया। आज भी वो काम जस का तस बना हुआ नहीं। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट बना था, आपको बता दो, अगर आप लोग कभी आए होंगे लखनऊ में, सपा के शासन में वही पानी चमक रहा था, आप अगर आप उठा के पी सकते थे। लेकिन आज की हालत है, आप मतलब देख के आपको तरस आएगा। जो लोग माँ गंगा के नाम पे, नदी के नाम पे, गाय माता के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं, उन लोगों को देख करके आपको तरस आएगा कि इन्होंने क्या हाल कर दिया गोमती रिवर फ्रंट का। और ये पता है, मैं कह सकता हूं ये मुख्यमंत्री जी के हाथ में विकास की रेखाएं नहीं है, विनाश की रेखाएं। इन्होंने केवल और केवल विनाश किया है। और आपने देखा कि महाकुंभ में आप बताओ इतने जितने लोग बैठे हैं, हम सब लोग खुशनसीब हैं कि हमारे और आपके परिवार का कोई नहीं वहां पे गायब हुआ है। नहीं तो आप सोचो किस दयनीय स्थिति में होते। और सरकार ये मानने को अभी भी तैयार नहीं हो रही है, जबकि लोग ढूंढ रहे हैं। हम कह रहे हैं अगर आप चाहते तो खोया पाया जो अपने बनाते आप वहां पे सेंटर, और वहां पे सारे डिटेल्स डेटा आपको मिल जाते, आप एकदम तत्काल पता करते। आप ये तो काउंटिंग कर ले रहे हो कि 53 करोड़ नहा चुके हैं, लेकिन ये काउंटिंग नहीं कर पा रहे हो जो लोग मर गए उनकी लाशें कहां चली गई, वो कहां गायब कर दी गई। लेकिन ये उसके लिए स्पेशल मशीन होती है, प्रभु भी करेंगे। अभी मैं सुन रहा था, एक पिछले बात में बैठा था अभी 1 घंटे पहले किसी चैनल पे, वहां के एक बेचारे राजनीतिक विश्लेषक थे, पत्रकार थे, बहिष् पत्रकार, उन्होंने कहा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने ऐसा योगी जी को और प्रधानमंत्री जी को भेजा है बना करके। मैंने कहा कि भैया एक दौर था राजाओं महाराजाओं के दरबारी कभी हुआ करते थे, आप जैसे लोग दरबारी पत्रकार बन के रह गए हो। तो ये बहुत बड़े वाजिब सवाल है सर आपके आज के समय में। Let me go to आप चेक करा लो, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, पिछले 1.5 महीने से नहरों में पानी नहीं सर, 10 सेकंड में नहर में पानी नहीं आ रहा है सर। किसान बेचारा एकदम दर दर भटक रहा है, मारे फिर रहा है, और कोई व्यवस्था नहीं है, उनकी पर्चियां नहीं आ रही है, त्राहिमाम मचा हुआ है। एब्सोल्युटली ट्रू। और महाकुंभ खत्म होने के बाद ये स्थिति और भी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि आपने नरोरा डैम से, गंगा सागर डैम से पानी यहां डाइवर्ट कर दिया है। लेट्स बी वेरी क्लियर। सो डॉक्टर ढोने, आई वांट टू आस्क यू, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर आप जो जवाब देना चाहें प्लीज दीजिए दोबारा। लेकिन सर, ये अश्विनी वैष्णव साहब जब से रेलवे मिनिस्टर बने हैं, तब से मुझे सिर्फ रेलवे में एक्सीडेंट्स और ट्रेजेडीज की खबर आ रही है। मतलब ये क्या है सर? धोने साहब। सर ऐसा है, अभी तो इस देश में जब कोई दुर्घटना होती है या कोई बुरा काम होता है तो मिनिस्टर का नाम मालूम पड़ता है, नहीं तो मोदी जी के अलावा किसी मंत्री का नाम तो हमको भी मालूम नहीं। वैष्णवी जी अभी मालूम पड़ा कि रेलवे मंत्री है, तो ये कब मालूम पड़ा? दुर्घटना होने के बाद। जब वो हरी झंडी दिखाते हैं, कोई नए मेट्रो शुरू करते हैं, तो उस वक्त तो कोई दिखता भी नहीं, रेलवे मंत्री नहीं रहता, सिर्फ मोदी जी रहते हैं। और दुर्घटना हुई तो इसका जिम्मा तो पूरा मोदी जी का ही है ना, कि ये जो है अपने लोगों को अधिकार नहीं देता। हमको बहुत पता है, इनके शिवसेना के भी मंत्री है, बाकी भी है, तो अभी तो इनके महाराष्ट्र में तो पीए कौन रहेगा मंत्रियों का, वो भी अधिकार इन्होंने रखा कि हम बोलेंगे उनको पीए रखो। तो ये चालू हो गया सर। और अभी गंगा की जो बात कर रहे थे, एक लेडी का वीडियो आया, वो बोली कि मैं जख्मी थी, मेरी सांसें चल रही थी, और वो पुलिस वाले बोल रहे थे अरे इसको गंगा में बहा दो। ये बोले पुलिस, वो लेडी ने आरोप किया
कि मैं जख्मी थी और वो पुलिस वाले बोल रहे थे अरे इसको बहा दो गंगा में, उनको लगा वो मर गई। ये स्थिति है सर, ये लाशों को गंगा में बहा दिया गया, बट ये दोने हकीकत है। साहब, दोने साहब, मगर व्हाई इज द इंडिया अलायंस क्रिटिकल ऑफ महाकुंभ? आप पूरे शुरुआत खड़गे साहब ने किया, जब कहा कि डुबकी लगाने से क्या इकोनॉमी सुधर जाएगा, नौकरी मिलेंगे क्या, कुछ अच्छा इवेंट हो रहा है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन। अभी मृत्यु कुंभ बोलना, मृत्यु कुंभ बोलना कितना सही है? ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ, लालू यादव जी कह रहे हैं अरे कुछ नहीं है, फालतू है। तो क्या है, आप इतना बड़ा इवेंट को पूरे स्पिरिचुअली है, हर चीज एस्ट्रोलॉजिकली है, उसको प्रमोट, टूरिज्म प्रमोट हो रहा है, वहां के फेरी वाले, छोटा वाले, हॉकर्स वॉकर्स इतने पैसे कमा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में ऐसे है कि लोग जो कमा रहे हैं, बहुत कमा रहे हैं, एक रेवेन्यू जनरेट हो गया वहां पर। तो व्हाई द क्रिटिसिज्म फ्रॉम इंडिया अलायंस कंटिन्यूस? नहीं ऐसा सर मैं समझ गया आपका सवाल। ऐसा नहीं है, क्रिटिसिज्म नहीं है। देखिए लालू जी जो है वो भगवान को मानने वाले हैं। लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये इतने भगवान को मानते हैं। मुलायम सिंह यादव तो हनुमान चालीसा जो है, हनुमान जी की पूजा किए बगैर घर से नहीं निकलते थे। मैंने देखा है, करीब से देखा है मुलायम सिंह यादव जी को। तो जो है वो दिल से चाहते लोग, लेकिन वो क्या है, मीडिया में भी आजकल क्या हो गया है, उनका एक शब्द आ गया है कि भाई अभी इन्होंने तो ऐसा मीडिया में तैयार किया, महाकुंभ जैसी पहली बार हो रहा कुंभ का जो है कि पहली बार हो रहा और ऐसा ऐसा आयोजन किया, तो ये ऐसा बता रहे थे कि इसके पहले कभी हुआ ही नहीं, ये पहली बार हुआ। उस पे जब क्रिटिसाइज करते वक्त बोले कि ये तो ऐसा कर रहे हैं, और इन्होंने तो ऐसा लगाया कि भाई जैसा बस कुंभ ये पहली बार हुआ और बस बाकी तो चीजें भूल ही गए, बाकी तो कुछ भी नहीं है। तो इस तरह के बोले तो ये शुरू कर देते, वो बाकी का छोड़ देते हैं, बस उतना ही पकड़ते हैं, ऐसे है। तो ढोने साहब, जो अभी अभी व्यास साहब ने और उसके पहले योगेश चिले साहब ने और उसके बाद प्रदीप जी ने एक छोटी सी सलाह दी थी आपको कि आप अपने नेताजी से, यानी आदरणीय सम्माननीय राहुल गांधी जी से, या उनका जो भी उनका एक्स अकाउंट जो भी संभालता है, उसको एटलीस्ट विनती तो कर दीजिए कि वो हटा दें। सर मैं बोलता हूँ, उसकी जगह पर कुछ और डाल दें। मतलब क्या है सर ये? नहीं मैं प्रोग्राम होने के बाद बोलता हूँ सर। हमारे प्रदेश अध्यक्ष उनके बहुत करीबी है, उनको बोलता हूँ, या उनके जो मीडिया संभालते दिल्ली में है, मेरा परिचय, उनसे मैं बोलता हूँ। लेकिन देखिए उनकी भावना कोई गलत नहीं थी। हो सकता जिसने किया है, वो जो लोग टाइप करते हैं, अब टाइप तो राहुल गांधी नहीं करेंगे, तो जिसने भी टाइप किया है वो मतलब अंग्रेजी में टाइप किया हो, अंग्रेजी में टाइप किया होगा और गूगल ट्रांसलेशन में आ गया होगा। वो ऐसे हुआ, वो लिखने वाले की गलती है जी। लेकिन एक बात बताऊं मैं, शिवाजी महाराज के खिलाफ अगर कोई ज्यादा इस देश में है तो भारतीय जनता पार्टी और ये आरएसएस के लोग हैं। उसके तो कई प्रूफ है। उनका एक नगर सेवक था, उसने शिवाजी महाराज के खिलाफ बहुत बोला था, उसका तो बहुत विनिषेध हुआ। उसके बाद अभी ये सोलापुरकर इनके आरएसएस के हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है कि ये पुरंदरे जो है, पुरंदरे ने शिवाजी महाराज का इतिहास का जो विकृतीकरण करने का काम बाबा साहब पुरंदरे ने किया है। उसके अलावा जो सावरकर जी का नाम लेते हैं, वीर सावरकर, तो वीर सावरकर ने लिखा सोनेरी सहा पाने, यानी सुनहरे पन्ने, उसमें 6 लोगों का है। उसमें शिवाजी महाराज को उन्होंने सुनहरी पन्ना नहीं माना है, और उन्होंने बोला था सावरकर जी ने कि शिवाजी महाराज का कोई ऐसा योगदान नहीं, वो तो ऐसा था कि भाई कौवा बैठना और डाल टूट जाना, वो जैसा योग बोलते हैं उसको काकतालीय योग बोला उन्होंने कि कौवा बैठना और डाली टूट जाना। तो ऐसा शिवाजी महाराज का वो राज्य आना, ऐसा डायरेक्ट लिखा है उनके किताबों में। जी, आई थिंक योगेश चिले साहब इज ट्राइंग टू से समथिंग। सर यू आर ऑन म्यूट। चिले साहब यू आर ऑन म्यूट, आई थिंक। चिले साहब बोलिए। नहीं, ये चिले साहब का विषय तो नहीं दिख रहा मुझे। नहीं बट ये चिले व्हाई कांट आई हियर योगेश चिले साहब ऑफ द एमएनएस, प्लीज जेंटलमैन। ये सर आपका फोन म्यूट है। चिले साहब आपने म्यूट किया हुआ, अपने आप को अनम्यूट करिए ना। चिले साहब योर फोन इज ऑन म्यूट। चिले साहब आपने अपना फोन म्यूट पे रखा हुआ है। अनम्यूट कीजिए सर अपने आप को। जी बोलिए बोलिए सर बोलिए। सर मुझे इतना ही कहना था कि इन सभी नामों में उन्होंने पंडित नेहरू जी का नाम वो भूल गए, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में क्या लिखा था। आप खुद ही उनसे पूछिए। बोलिए दोने साहब, क्या लिखा था? जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या लिखा था, आप बताइए। अरे आपको इतना मालूम है और आपको मालूम नहीं पंडित जी ने क्या लिखा था? नहीं मुझे नहीं पता है।
तो भूलिए मत ऐसे। मुझे मुझे इतना ही कहना है नहीं। कि आप जैसे आरएसएस के बारे में बात करें, सावरकर जी के बारे में बात करें, तो मैं आपको एक बात बताऊं। मैंने अभी 10-15 मिनट पहले कहा था कि इतिहास में जब कोई नया संदर्भ आता है, हाथ में लगता है, तब पुराना इतिहास बदल जाता है। 1920 तक, 1930 तक छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में जो इतिहास था, आज वो नहीं है, क्योंकि नए संदर्भ मिले हैं। तो तब तक नहीं के सर, जो नहीं। लेखक थे, आप सावरकर ने छत्रपति शिवाजी महाराज पे लिखा हुआ काव्य भूल गए। हे हिंदू नृसिंह प्रभु शिवाजी राजा, कितना सुंदर काव्य लिखा है, वो आप भूल गए। तो ये सब पंक्ति में आप कृपया सावरकर जी को मत लाइए, पंडित नेहरू को भूलिए मत। उन्होंने भी ये लिखा था, क्योंकि तब संदर्भ नहीं थे उनके पास। नहीं सर, अभी एक बात ठीक है चिले साहब, मैं एक और बात बोलता हूँ कि ये जो Sir, संभाजी महाराज के इतिहास का आपने जो may I remind people, संभाजी gentlemen, महाराज का piece of information. So, व्यास जी शायद यही इंडिकेशन दे रहे थे मुझको कि मुझे ये जानकारी देनी चाहिए कि पंडित नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या कहा छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। मे आई कोट सर? दोनों साहब, स्पेशली फॉर योर इंफॉर्मेशन। चंचल कुमार जी, सुनने वाली बात है। There is no use of bowing before Shivaji Maharaj after scaring people, destroying the constitution and institutions in the country. This is what Jawaharlal Nehru said about Chhatrapati Shivaji Maharaj. जी, चिले साहब आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। तो मुझे वही सर कहना है कि संदर्भ बदलते रहते, इतिहास के संदर्भ वही रहते नहीं। ये जो नाम लिख रहे थे ना, सावरकर जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज पे इतना सुंदर काव्य लिखा है। आप एक बार, वो मराठी में है, लेकिन आप एक बार सुनिए, आपने सुना भी रहेगा। जी, सुना है सर। इतना सुंदर काव्य लिखा है। तो सिर्फ एक ही बाजू पे मत बात कीजिए। Right. So let's go to व्यास जी। बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिसने गलती की है, उसका निषेध करना ही है। लेकिन सोलापुर का कभी बचपन में आरएसएस में गए थे, इसका मतलब आरएसएस छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ है। ये नैरेटिव जो आप नहीं सर, मैं बताता हूँ, मैं अभी बताता हूँ। वो बचपन में नहीं गए, वो अभी भी आरएसएस के विचारों के हैं। देखिए, उनका फेसबुक आप निकाल लीजिए, वो योगी जी की तारीफ करते हैं, वो मोदी जी की तारीफ करते हैं। देखिए, मैंने फेसबुक में सुनिए, अरे भैया, वो खाना खाए एक साथ में, एक साल पहले मोहन भागवत जी के साथ उन्होंने खाना खाए, एक टेबल पे उनकी फोटो है। वो आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता है। कोई मेरे साथ नहीं, उनके विचार सुनिए, उनके विचार वही है, आरएसएस के समर्पित कार्यकर्ता है राहुल सोलापुरकर। आप उनका फेसबुक पेज चेक कीजिए। तो सभी कांग्रेसियों का यही ख्याल है छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। नहीं, आरएसएस का भी बोलता हूँ ना मैं, रुकिए जरा, आरएसएस का बोलता हूँ। नहीं, मैं बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ उसमें। नहीं, सुनिए, अभी आपको मैं बताता हूँ, सुनिए जरा। ये संभाजी महाराज का जो इतिहास की आपने बात की है, संभाजी महाराज के इतिहास का विकृतीकरण किसने किया और उसका कभी ये लोग निषेध करते हैं क्या? ये तो हम निषेध करते हैं उनका। देखिए, संभाजी महाराज को उन्होंने बताया कि दारू पीते थे। सुनिए, महाराष्ट्र में चालू है ना घोने साहब, मैं बताता हूँ, यहाँ पे सिर्फ जातिवाद शुरू है। कृष्णा जी केळुस्कर ने भी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में गलत लिखा था, क्योंकि उनके पास तब संदर्भ नहीं थे। लेकिन कभी कृष्णा जी केळुस्कर का नाम आया हुआ सुना है क्या आपने? क्यों नहीं आया, बताइए मुझे। नहीं, जातिवाद कर नहीं, बारे में आप कहते नहीं, मैं आपको ढेरों रेफरेंस दे सकता हूँ जिन्होंने कभी जातिवाद किया ही नहीं है। उनकी पूरी बुक खोल के देखो। ये तो संभाजी ब्रिगेड ने उनके बारे में गलत बताया। उनकी जो लाइन थी वो आधी सुनाई महाराष्ट्र को, पूरी लाइन सुनाई नहीं जी। राइट, सो लेट्स गो टू व्यास साहब। जी, धोनी साहब, आई कम बैक टू यू। No, I want to answer चिले साहब। मैं बताऊंगा। Go ahead, sir। बाबा साहब पुरंदरे ने क्या लिखा था और क्या बताया गया। नहीं, बाबा साहब पुरंदरे ने क्या लिखा वो नहीं, बाबा साहेब पुरंदरे के बारे में जेम्स ले सुनिए, जेम्स मैं बताता हूँ, मैं बोलता हूँ शिवाजी महाराज का इतिहास अगर किसने विकृत किया है तो वो है बाबा साहेब पुरंदरे। एक बात और प्रभु, हाँ सुनिए, बाला साहेब ठाकरे के पिताजी ने क्या बोले थे, सुनिए, बाला साहेब ठाकरे के पिताजी ने, प्रबोधन का ठाकरे ने बताया था कि बाबा साहेब पुरंदरे का शिव चरित्र यानी क्या है, ये उनके एक समाज का शिव चरित्र, ब्राह्मणी शिव चरित्र है। लेके बैठते थे बाबा साहब पुरंदरे को। अरे बाला साहेब सत्ता के लिए किया, बाला साहेब ठाकरे जी ने सत्ता के लिए सब बाबा इनका विचार को बाजू में रख दिए थे।
वह प्रबोधन का ठाकरे के विचारों को बाजू में रखने का काम बाला साहब ठाकरे ने किया था, ये हकीकत है। उनके विचार मैं अलग थे। आपको संदर्भ पूछ रहा हूँ, बाबा साहब पुरंदरे ने ऐसी कौन सी चीज लिखी सर, जिस वजह से आई थिंक सर, मुझे ये लगता है ये जो जेम्स डॉक्टर ढोने, डॉक्टर ढोने सर, आपको जेम्स सर जेम्स लेन की किताब बैन हो चुकी है। कर सकता हूँ सर जेम्स लेन की किताब बैन हो चुकी है। योगेश चिल्ले साहब और डॉक्टर ढोने, जेंटलमैन एक बात सुनिए, gentlemen, this is a subject for a PhD thesis. This is not a subject for that will be decided on the show. सर एक छोटे से शो में ये सब्जेक्ट डिसाइड नहीं होने वाला सर, प्लीज। सुशील व्यास जी काफी देर से बैठे हैं, उन्होंने कुछ बोला नहीं है। सुशील व्यास जी जो अभी अभी चंचल कुमार जी ने जो विवरण दिया अभी पूरे महाकुंभ का, सर असल में आपको क्या कहना है इसके बारे में, ये तो बताइए। सर जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो काम नहीं कर रहे वहां पे, और योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं पानी पीने लायक है। सर आप बताइए ना सर प्लीज, व्यास साहब। हाँ बजाज जी, ये ईमानदारी की बात है कि वहाँ ग्राउंड पे क्या स्थिति है, मैं तो कुंभ गया नहीं हूँ जी, लेकिन जो पढ़ते हैं सर आपको पुण्य नहीं मिलेगा। बीजेपी के प्रोपेगेंडा फेल हो गया सर आपके साथ, आप नहीं गए, क्या बात कर रहे हो सर। 144 साल में एक बार आया। एक नाथ शिंदे जी और पूरे ग्रुप जा रहे, बोले हर शिव सैनिक जाएगा वहां पर। व्यास जी नहीं तो हमारा नेता जब वहां पे डुबकी लगा लेगा तो हम जी, चंचल कुमार जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। जी बोलिए चंचल कुमार जी प्लीज। मैं अपनी बात को रख लूं। जी बोलिए सर, बोलिए। देखिए, जब सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जो कोई चीज बात रखी है जी, और उसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को उसके हवाला देकर के कोई बात हुई है, तो उसका फैसला आ जाने दीजिए। अभी तक उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट रखी है जिसपे अंतिम निर्णय होना है, और उसके पहले ही अगर हम उसका कोई अंतिम अपनी तरफ से आकलन करके एनालिसिस कर लें और ये कह दें कि वो सारी चीज गलत हो रही है, तो मैं समझता हूँ जो 53-54 करोड़ लोग जो वहां डुबकी लगाने बड़ी आस्था के साथ सनातन धर्म के लोग गए हैं, वो मेरे को लगता है कि उनके प्रति अन्याय होगा, उनकी आस्थाओं के, उनकी भावनाओं के प्रति अन्याय होगा। अगर कोई चीज है, अगर किसी भी संवैधानिक बोर्ड जैसे सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने या एनजीटी ने कोई रिपोर्ट रखी है, तो उस पर अंतिम रिपोर्ट हमें इंतजार करना चाहिए उसका। पर व्यास जी मृत्यु कुंभ बोलना, फालतू बोलना, कुछ नहीं है महाकुंभ, कुछ नहीं है उसको बोलना, फिर क्या डुबकी लगाने से कौन सा पुण्य धुलेगा, तो ये बोलना एक सीनियर लीडर्स का शोभा देता है क्या? एक बड़ा सीनियर लीडर तो रहे नहीं, लीडर अपने आप को जरूर मानते हैं। सीनियर लीडर तो जनता ने उनको अपनी जगह बता दी है, जिन्होंने बोला है। अब वो सीनियर लीडर तो कहने लायक उनकी स्थिति भी नहीं बची है। हाँ, पर सवाल है, मेरे किसी दल के नेता ने, हमारे संबंधित सहयोगी दल के नेता ने इस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं दिया है, इसलिए उनको मैं यहाँ डिफेंड उन लोगों को तो नहीं कर सकता, यही कह सकता भगवान उनको सद्बुद्धि दे। इस तरह का बयान भविष्य में वो सनातन धर्म के प्रति और उनकी आस्था के प्रति है। मुझे आज एक अच्छा लगा बजाज जी, जब कांग्रेस के प्रवक्ता इतने आपके पॉपुलर चैनल पे बैठकर डॉक्टर धोने साहब जो मेरे अच्छे मित्र भी हैं, उन्होंने आज सावरकर जी को कोट किया। इनकी राष्ट्रीय नेतृत्व सावरकर जी को पानी पी के गाली देते हैं, और आज उनके प्रवक्ता ने उनकी किताब में 6 सुनहरे पन्ने को कोट करके अपनी बात को साबित कर डॉक्टर ढोने इज अ वेरी इंडिपेंडेंट माइंडेड मैन। अनुभव लगा मुझे डॉक्टर ढोने के बड़े आजाद विचार हैं। जी चंचल कुमार जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बोलिए प्लीज। जी चंचल कुमार जी बोलिए। चंचल कुमार जी बोलिए प्लीज। जी देखिए, एक बात है जो जी बोलिए। आज के समय में जो दोनों इंजन हैं, ये दोनों इंजन जो है आपस में टकरा ही नहीं रहे हैं, बल्कि लोगों को टेंशन भी दे रहे हैं। आप सोचिए कि मुख्यमंत्री जी की जो भाषा शैली है, आप कल्पना करिए उत्तर प्रदेश कैसे लोगों के हाथों में है, जो लोग केवल बांटने की बात करते हैं। मैं तो कई बार इस बात को जिक्र करता हूं कि अंग्रेजों से सीखते हुए लोग हैं, ये बांटो और राज करो की नीति पे काम करते हैं। इसलिए मुख्यमंत्री कहते हैं, उनका निशाना तो कुछ और होता है, बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन इनका बस एक टारगेट है कि बांटो और राज करो, और ये अंग्रेजों के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। आज शिवाजी महाराज की जयंती है जी, और आपने देखा होगा जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मूर्ति लगाई थी, और मूर्ति मुझे लग रहा है कि शायद 5-6 महीने बाद ही ढह गई। तो बीजेपी के लोग भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए, और बीजेपी के लोग आज के समय में अगर हम बात करें तो केवल नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हालत सर यह है कि किसान रोड पर है, सड़क पर है, तबाह हो चुका है।
हम लोग के यहाँ आजमगढ़ में गन्ना की खेती बहुत प्रमुख खेती मानी जाती है। गन्ना ही हमारे जो देवारा बेल्ट की जो गन्ना है वो एक तरीके से हर किसान का एक प्रमुख फसल है। लेकिन आज इस मुख्यमंत्री ने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है। गांव में बिजली नहीं आ रही है। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं मुख्यमंत्री जी से कि आज तकरीबन पिछले 1.5 महीने से नहर में पानी नहीं आ रहा है। आप कल्पना करो गेहूं की सिंचाई कैसे हो रही है, कितना महंगा डीजल पेट्रोल हो गया है। आप कल्पना करो आज के समय में जो हमारा जो नौजवान है, इसी महाकुंभ में हजारों हजार की संख्या में नौजवानों के पेपर छूट गए। इसी आपने देखा होगा प्रदेश में इतनी दुर्व्यवस्था है कि जो एग्जाम हुए वो सब के सब पेपर सारे के सारे जो है वो पेपर लीक हो गए और दुर्व्यवस्थाओं का शिकार हो गए। एक बात तो तय हो चुकी है, उत्तर प्रदेश की जनता इनसे तंग आ चुकी है, आजिज आ चुकी है और इनको हटाने के लिए पूरी तरीके से जो है मुस्तैद है। आपने 2024 का चुनाव देखा होगा, लेकिन बाई इलेक्शन में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने बेईमानी करी है वो किसी से छुपा नहीं है, वो हर एक व्यक्ति जानता है। आपने देखा होगा एक इंस्पेक्टर के जो वीडियो थी हमारे एक जिला पंचायत सदस्य को किस तरीके की किस भाषा में प्रयोग कर रहे थे वो, और कौन सी भाषा शैली थी। आप कल्पना करिए कि सामान्य प्रधान बीडीसी लोगों को किस भाषा में कैसे धमकाया गया होगा, डराया गया होगा। चंचल कुमार जी, महाकुंभ का विरोध अगर 10 योगी जी चुनाव ईमानदारी से हुए होते तो हम सारी की सारी चीजें जाते। चंचल कुमार जी, योगी जी कह रहे हैं कि हम अखिलेश यादव जी खुद महाकुंभ में डुबकी लगाए, मगर जब कहा कि जॉइंट सेशन हम लोग महाकुंभ में लेंगे तो पूरे समाजवादी पार्टी वॉकआउट की असेंबली से। आगे जाकर वो कहते हैं कि महाकुंभ का आलोचना तो करते हैं, मगर अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि 2027 में सत्ता परिवर्तन होगा, हम सत्ता में आएंगे और 2032 में अर्ध कुंभ भव्य तरीके से हम सेलिब्रेट करेंगे। तो एक तरफ महाकुंभ का आलोचना भी कर रहे हो और दूसरे कुंभ आप लोगों को कह रहे हो कि महाकुंभ और महाकुंभ की आलोचना नहीं है सर, देखिए गलत बात है, महाकुंभ की आलोचना नहीं है। हम वहां की दुर्व्यवस्थाओं में जो व्यवस्था थी उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं और विपक्ष में है मान्यवर, हम विपक्ष में, हमारा नैतिक दायित्व है, हम सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, वो बखूबी कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी के लोग हमें कह रहे हैं सनातन विरोधी हो। आप बताओ जो झूसी में मरने वाले लोग क्या सनातनी नहीं थे? जो रेलवे स्टेशन पे कट गए लोग जिनकी संख्या वहां भी छुपाई गई क्या सनातनी नहीं थे? जो आज भी लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे हैं, जो बेचारे चल के तो गए थे हिंदू और उनको मुसलमान बन के दफना दिया, कहीं पे ढकवा दिया, कहीं जल प्रवाह करा दिया, ये ऐसी बातें सोशल मीडिया में चल रही हैं और लोग कह रहे हैं ये तो सवाल वाजिब सवाल है सर। तो ये सवाल दूसरा में है चंचल कुमार, दूसरा कि नहीं भाई 30 ही मृत्यु हुई है, इसके अलावा एक भी कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। और जो लोग वीडियो के सामने आ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि भाई हमारे लोग गायब हुए, उनका सवालों का जवाब कौन देगा? मैं एक बात पूछना चाहता हूं, इन्हीं के पार्टी के एक विधायक हैं गुर्जर साहब। गुर्जर साहब ने कहा कि बकायदा जो भगदड़ हुई है, भगदड़ ही नहीं बल्कि हत्या है, हत्या के रूप में जो है आदरणीय प्रमुख मुख्य सचिव के ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। आपको याद होगा शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि जो है ये वीआईपी और वीवीआईपी व्यवस्थाओं के लिए कुंभ भेंट चढ़ गया और उसमें जो है कोई व्यवस्था सरकार नहीं पर कही। आम जनता जो है किस तरीके से भगदड़ में मर रही थी और मुख्यमंत्री हिंदुस्तान के इतिहास का भी सबसे झूठा मुख्यमंत्री कोई है योगी आदित्यनाथ। बताइए क्या आदि गुरु शंकराचार्य सनातन विरोधी है? क्या हिंदू विरोधी है? क्या बात करेंगे भाजपाई? योगी आदित्यनाथ दूसरा आरोप लगा रहे तुष्टीकरण का, बार बार उर्दू में लिखो, उर्दू को लाओ, उर्दू में बोले कि आप समाजवादी पार्टी के हर नेता अपने बच्चों को इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं और बाकियों को बोलते हो उर्दू स्कूल में जाओ और उर्दू को प्रमोट करो। तभी उन्होंने कहा कि कटमुल्ले और मुल्लों की सर इस पे 1 मिनट तो बोलूंगा मैं सर आप ये जानते हो अच्छी तरीके से। बोलिए चंचल कुमार जी। देखिए मुख्यमंत्री जी ना जाने जब भी बोलते हैं, आप कभी भी उनका सदन में भाषण सुन लीजिए, आप हमेशा विवादित भरा बयान उनका रहा है, हमेशा विवादित भाषा रही है। और वो अपने, मैंने कहा ना कल आपको, मैंने बताया था कि उन्होंने उर्दू की इतनी बुराई करी, उर्दू के बारे में उन्होंने क्या क्या शब्द क्या डाले और आज उन्होंने उर्दू की शायरी पढ़ दी। आप बताओ तो सर उर्दू तो भारतीय भाषा है सर, मैं वही बता रहा हूं, हमारी भाषा है उर्दू तो इंडियन लैंग्वेज है सर, बिल्कुल है, भारतीय भाषा है और इसका यही पैदा हुई है। मुस्लिम विरोधी है सर, 1 मिनट, आप अगर मुस्लिम विरोधी है तो मुस्लिम धर्म का और उर्दू का कोई संबंध नहीं है, इस्लाम का और उर्दू का कोई संबंध नहीं है। उनकी ना कुरान उर्दू में है, ना कोई धार्मिक ग्रंथ उर्दू में है, वो 10 सेकंड में वो अरबी है। इस्लाम की जो भाषा है अरबी है और उर्दू जो है इंडियन लैंग्वेज है। अयोध्या के सांसद आदरणीय अवधेश प्रसाद जी ने कहा कि अयोध्या के राजा हमें, अभी मैं देखा कि मुख्यमंत्री जी का ऐसा बयान आया था और बीजेपी के बड़े नेताओं का बयान आया था। मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूं, देश में जब से संविधान लागू हुआ है
कोई बेटा माँ के कोख से पैदा होकर राजा नहीं बनता है, वो लोकतंत्र से और वोट की चोट से राजा बनता है। तो वोट की चोट से आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, एक पासी समाज के बेटे को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अयोध्या जैसी सीट से लोकसभा भेजने का काम किया। इनके पेट में मरोड़ पड़ता है कि कैसे पासी समाज का बेटा कैसे सांसद बन गया, वो भी अयोध्या जैसी सीट में। इसलिए वो कहते हैं कि राजा क्यों बोल दिया। अरे भाई, यहाँ संविधान देश संविधान से चलता है, और संविधान हमें वो ताकत देता है, हमें वोट की ताकत देता है। वोट से जो है जो व्यक्ति चुन के जाता है वो राजा वही होता है। अब वो जो कोई माँ के पेट से पैदा होने वाला राजा नहीं होता है। तो अयोध्या जीते तो अच्छा, और मिल्कीपुर जानना पड़ेगा, मिल्कीपुर जीते तो फ्रॉडुलेंट इलेक्शन हो गया, फर्जी इलेक्शन हो गया। बीजेपी का आरोप है जब अयोध्या जीते तो आप सही जीत था, और अगर मिल्कीपुर आप लोग हार गए तो क्या कि बीजेपी ने इलेक्शन में फ्रॉडुलेंट क्यों नहीं हिम्मत पड़ी इनकी एक साथ चुनाव कराने की? और हिम्मत नहीं पड़ी एक साथ चुनाव कराने की। आपने देखा होगा जिस तरीके से बेईमानी करी उन लोगों ने। मैं एक बात ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं, तकरीबन 372-73 बूथ है मिल्कीपुर में, और 271 शिकायतें हम लोग दर्ज कराए हैं। आप बताओ, अभी तक के इतिहास में ऐसा माना जाता है कि जहां 15 से 20% शिकायतें पहुंच जाती हैं, चुनाव कैंसिल हो जाता है। हम लोगों ने तो तकरीबन 70-80% शिकायतें दर्ज कराई हैं। क्या बात करेंगे ये लोग? और इलेक्शन कमीशन से अभी कोई जवाब आया नहीं है, कोई जवाब नहीं आया है। जी, that is absolutely correct. उसीलिए डॉक्टर हम लोगों ने सफेद कपड़ा भेंट किया चुनाव आयोग को कि भैया आपकी आत्मा मर चुकी है। और एक संवैधानिक संस्था नहीं है सर, जितनी संवैधानिक संस्थाएं हैं सबको धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जो है सबको इसी तरीके से खत्म किया जा रहा है। तो और ये बता दूं, अभी शायद हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगे, हमारे जो बहुत सारे गोदी पत्रकार हैं जो लगातार इस बात में लगे रहते हैं, महिमा मंडल में इस प्रयास में लगे रहते हैं, लेकिन आने वाले समय में उनसे भी पीढ़ियां सवाल पूछेंगी, बताओ अपना जमीर क्यों बेच रहे थे? जब जमीर बेच रहे थे, देश बेच रहे थे, तो फिर आप क्यों झुके हुए थे? तो लोग सवाल ही पूछेंगे, ऐसा नहीं है। हर एक से सवाल पूछा जाएगा सर, हर एक से पूछा जाएगा। दोनों साहब, ज्ञानेश कुमार का सीईसी बनने में राहुल गांधी जी ने डिसेंट किया, बोले रात के अंधेरे में आपने सीईसी को बना दिया, नया सीईसी टोटली विरोध है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए था। अमित शाह जी, मोदी जी, अमित शाह जी और राहुल गांधी जी तय कर लिया कि नया कौन बनेगा, आपने विरोध किया है। ये सब आपको इलेक्शन मैल प्रैक्टिसेस लग रहे हैं दोनों साहब? ऐसा है सर, देखिए पहले क्या था, चुनाव आयोग का जो ये चयन करता था तो कौन करता था? उसमें था प्रधानमंत्री थे, विरोधी पक्ष नेता था और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, 3 लोग थे। तो उसमें तो 2 तो एक दूसरे के विरोधी पार्टी वाले रहते थे और चीफ जस्टिस एक निष्पक्ष रहते थे। तो उसमें हो सकता था 2-1 से हो जाएगा कोई तो भी फैसला। लेकिन अब उन्होंने क्या किया मोदी जी ने, कि प्रधानमंत्री द्वारा जो सिलेक्टेड जो मंत्री रहेगा वो प्रधानमंत्री और विरोधी पक्ष नेता, तो जो प्रधानमंत्री द्वारा सिलेक्टेड जो है वो तो जो प्रधानमंत्री की इच्छा है वही करेगा। तो उसमें तो 2-1 ही होगा ना। तो ये एक तरफ गृह मंत्री उन्होंने अमित शाह जी को चुना, तो अमित शाह गृह मंत्री, प्रधानमंत्री और राहुल गांधी, तो इसमें तो 2-1 का होगा। तो ये निष्पक्षता रही नहीं। चुनाव आयुक्त के जो चयन का जो ये है पहले जो तरीका था इन्होंने बदल दिया। वो इसलिए बदल दिया कि इनको निष्पक्ष चुनाव नहीं चाहिए इस देश में, यही है। दूसरा क्या? लेकिन यहाँ पर एक और चीज है सर, मैं इसके पहले कि मैं योगेश चिल्ले साहब के पास जाऊं और उसके बाद व्यास साहब के पास, जहां तक चीफ जस्टिस का प्रश्न है उसके पीछे एक और वजह भी हो सकता है कि जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक हो, मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, हो सकता है। बट देन व्यास साहब इज ऑल्सो अ लॉयर, प्रदीप नाम्बियार साहब इज ऑल्सो अ लॉयर। सर ऐसा है, हमारे जो चीफ जस्टिस साहब हैं, हमारे जो जजेस हैं, they are not allowing the government a say in the appointment of judges. So in retaliation, the government has said, why should the judges be involved in the appointment of other constitutional authorities? It's tit for tat. सीधी बात है सर, धोने साहब, इसमें नहीं सर, ऐसा नहीं है। वो ये सोच सकते कि ये जो चयन है, क्योंकि देश देखिए ये लोकशाही चलाने वाला लोकशाहीवादी देश है, तो इसमें जो चुनाव आयुक्त की भूमिका है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लोकशाही कैसे चलेगी? तो इसलिए इसी पोस्ट के लिए मुख्य न्यायमूर्ति के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनको रखा गया था कि आप देखो वो सही है नहीं है, इसीलिए उनका जो है उनका मत यू मे बी राइट, आई डोंट नो। लेट्स गो अक्रॉस टू योगेश चिल्ले साहब। योगेश चिल्ले साहब, आपका क्या मत है इसमें? क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर के चयन में क्या चीफ जस्टिस साहब को होना चाहिए कमेटी में? आप बताएं सर। चिल्ले साहब। सर मेरे ख्याल से होना जरूरी है, क्योंकि बाकी के जो भी है वो सब पॉलिटिक्स से आते हैं जी। चीफ जस्टिस ही ऐसे एक मेंबर है जो पॉलिटिक्स से आते नहीं है,
तो वो लोगों के बारे में सोच के वहां पे अपना लोगों लोगों के समर्थन में वोट कर सकते हैं। बाकी आपने गृह मंत्री लीजिए या फिर प्रधानमंत्री लीजिए या फिर अपोजिशन लीडर लीजिए, ये सभी की बैकग्राउंड पॉलिटिक्स है। एब्सोल्युटली करेक्ट, यू क्वाइट नो राइट। चिन्ह साहब, राज ठाकरे साहब ने सबसे आलोचना की, सबसे बड़ा आलोचना किया। ठाकरे साहब ने कहा, राज ठाकरे साहब ने कहा, रिजल्ट्स आर अनबिलीवेबल इन महाराष्ट्र, मैं इस रिजल्ट्स को बिलीव करने से, और उसी चीज को लेके अमित ठाकरे जी ने भी आलोचना किया। बोले मेरा बस चले तो हम ईवीएम को हटा देंगे, सिर्फ बैलेट पेपर से मत होना चाहिए, बिकॉज चुनाव लड़े थे, उनको ऑन फील्ड एक्सपीरियंस है। आप भी चुनाव लड़े चिले साहब, आपको भी ऑन फील्ड एक्सपीरियंसेस है। क्या ये एक्सपीरियंसेस है जो राज ठाकरे साहब कह रहा कि ईवीएम नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर होना चाहिए? सर पहली बात तो ये है कि हमने खुद ये एक्सपीरियंस लिया है। अभी हमारे वर्सोवा के एक उम्मीदवार है जिनको 2019 में वोट मिले थे 5090 कुछ, और 2024 में भी उनको 5090 वोट ही पड़े। तो ऐसा इतना कोइंसिडेंट नहीं होता है ना सर। और जब हम इस पे अगर हम आक्षेप लेने जाएंगे तो चुनाव आयोग ने जो रूल्स बनाए हैं उस रूल्स से आपको कभी रिजल्ट नहीं मिल सकते। उनके हिसाब से 1 और 2 या 3 नंबर पे जो कैंडिडेट रहेगा वही सिर्फ आक्षेप ले सकता है। लोकतंत्र में 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर की कोई भी आक्षेप लेने की उसको अधिकार ही नहीं है। तो ऐसे लोकतंत्र में होता नहीं है। आपको पैसा भरना पड़ता है हर बूथ के लिए। हर बूथ के लिए अगर आप पैसा भरेंगे, उसके बाद आपको वो कहेंगे कि आप ईवीएम मशीन ठीक है कि नहीं, इतना ही देख सकते हैं, पहले का जो डेटा है ये हम सब इरेज कर देंगे। तो ये जो रूल्स बनाए ना, ये सभी रूल्स यही इंडिकेट करते हैं कि इन्हें फेयर इलेक्शन लेना ही नहीं था। फेयर इलेक्शन लेना ही था। व्यास साहब आप बोले इसके बारे में प्लीज, आई वुड लाइक टू हियर यू, प्लीज गो अहेड सर। बजाज जी, मैं डॉक्टर धोने साहब को सुन रहा था चीफ इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटमेंट को लेकर जी के। जी थोड़ी सी मुझे बड़ा दुख भी होता है कि हिंदुस्तान की ऐतिहासिक पार्टी के प्रवक्ता इतनी गैर जिम्मेदाराना तरीके से किसी चीज को जो कानूनी दृष्टि से है फैक्ट चेक किए बिना बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा था कि कोई एक मामला था जिसके अंदर इस तरह का आया कि इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करने के लिए पहले तो कोई 2023 के पहले कोई लॉ था नहीं। 70 साल तक प्रेसिडेंट जब जो सत्ता में जो सत्तारूढ़ दल होता था उसके सलाह पर अपॉइंटमेंट इलेक्शन कमीशन के कर दिया करते थे। अब लेकिन जब कोई एक मामला आया तो उसके बाद ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंतरिम आदेश, एडॉक ऑर्डर जिसको कहते हैं, पास किया कि सो लॉन्ग जब तक कोई भी विधिवत कोई कानून नहीं बन जाता है तब तक इस तरह की एक सब कमेटी होगी और इलेक्शन कमीशन का अपॉइंट होगा जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ अपोजिशन या लार्जेस्ट सिंगल पार्टी लोकसभा में जो उसका नेता, इस तरह की एक कमेटी वो एडॉक बेसिस पे थी। दैट वाज नॉट अ लॉ एंड इस तरह को कस्टम नहीं था, लेकिन एडॉक बॉडी बनी। और ये बता दूं को जब तक वो एडॉक बॉडी रही 11-12 महीने तक उसमें किसी भी इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। लेकिन 2013 में विधिवत 12 दिसंबर को राज्यसभा में, 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा में और 29 दिसंबर 2023 को प्रेसिडेंट की साइन होने के बाद ये लॉ, नया लॉ जो है इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट के बारे में लागू हो गया। और उसको तुरंत 3 या 4 जनवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी हो गया। वो एक डेमोक्रेटिक जो एक शांति भूषण जी के जो लड़के हैं जी, जी, जी। वो प्रशांत भूषण, उनके द्वारा वो जो अभी तक वो केस चल रहा है और वो आज भी उसकी सुनवाई थी। और वो अब आज 2-3 घंटा सुनवाई होने के बाद 19 मार्च को आगे की सुनवाई उसको रखा गया है। तो ये सारी परिप्रेक्ष्य में हमको समझना चाहिए कि कानूनी दृष्टि से ठीक है हम राजनीतिक आलोचना करें, राजनीतिक किसी का विरोध करें, लेकिन कम से कम न्यायपालिका को बीच में घसीटने के पहले ये सारी पृष्ठभूमि को जान लेना चाहिए। कभी भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वाज नेवर अ कमिटी मेंबर, इट वाज ओनली एडॉक अरेंजमेंट। सो एडॉक अरेंजमेंट कब था? जब कोर्ट ने क्लियर लिखा सो लॉन्ग एज देयर इज नो लॉ मेड बाय पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट ने दिसंबर 2023 में लॉ बना दिया। अब उस लॉ को चैलेंज हो गया। अब चैलेंज के दौरान भी 2 बार सुप्रीम कोर्ट में मूव हुए कि इसको स्टे कीजिए, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू स्टे। तो आप मुझे बताइए, अब 18 फरवरी को चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर रिटायर हो रहा है तो उसकी जगह अगर नई नियुक्ति नहीं होगी तो क्या उस जगह को खाली रखा जाए? और अगर राइट रॉन्ग है तो भाई मैटर इज इन सुप्रीम कोर्ट विल डिसाइड। सुप्रीम कोर्ट heard the matter for two long hours today also, and now they have adjourned this matter to 19th March. 19th of March.
That's right. 19 Hey, March. So, Ji. But you know, so let us wait for the outcome of the Supreme Court. How can you just drag Supreme Court into your political battle? Please, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि राजनीतिक लड़ाइयों में न्यायपालिका को इस तरह से मत घसीटिए, गैर जिम्मेदार होना तरीके व्यास जी। फैक्ट चेक करके बात कीजिए। व्यास जी, जब राज साहब जब कह रहे कि अजित पवार जी को एक सीट मिला था लोकसभा में, वो 42 सीट विधानसभा में, I'm talking about letter and spirit. Even the constitution says letter and spirit. You need to believe it. Convincible होना चाहिए, कि कन्विंस होना चाहिए कि हो सकता है, endless possibilities. तो जब पूछते हैं तो लोगों के मन में यह भी शंका हो जाता है, हाँ ये तो सही कह रहे हैं राज साहब ठाकरे की एक सीट जिसको मिला था लोकसभा में 6 महीने में 42 सीट्स कैसे हो सकता है? तो there is something that the government has to do to convince the people. बोलिए नामबियार जी, हाँ व्यास जी। आप भी और बजाज साहब बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ आप लोग इस प्रेस के संबंध में हैं और आपने कई चुनाव देखे, और जिस चुनाव में इस समय आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारी है, आपने देखा कि लगातार 3 बार दिल्ली में सांसद सब के सब आते हैं बीजेपी के, और 4-5 महीने बाद चुनाव होता है विधानसभा में, 70 में से 67 आम आदमी पार्टी, 70 में से 62 आम आदमी पार्टी। तो मुझे क्या वो भी चुनाव गलत थे? देखिए, ये जनता का मूड होता है, विधानसभा का इश्यूज अलग होते हैं, विधानसभा में वोट डालने के तरीके अलग होते हैं, लोगों की प्रायोरिटीज अलग होती है, लोकलाइज इश्यू होते हैं। और उसी तरह से आपने देखा 4 जून को जो नतीजे महाराष्ट्र लोकसभा में आए, 31 सीट हम हारे, और उसके बाद उस हार से हमने अपने आप को सामने चुनौती समझा और उस चुनौती समझ के जनता के बीच गए। आपने देखा, चाहे तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो, चाहे दोनों उप मुख्यमंत्री हो, महाराष्ट्र के कोने कोने में जाकर के जनता की कल्याणकारी योजना हो, जनता की सुख दुख दर्द को सुनने का काम किया, और वो जनता का विश्वास हमने जो जीता, चाहे वो लाडली बहन हो, लाडला भाई हो, तमाम योजनाएं हैं, जो कोस्टल रोड हो या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, जनता को लगा ये काम करने वाली सरकार है। वो प्रत्युत्तर हमको मिला, जो आशीर्वाद है, वो नतीजा था कि 288 सीट में से 235 सीट हम जीत पाए। हम अन्य लोगों की तरह नहीं थे जो हवा में हो गए थे कि अब तो हम 31 सीट जीत गए, 48 में थे तो अब हमारा मुख्यमंत्री कौन बने, उनको वोट लेने के बजाय मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो लड़ाई शुरू हो गई एनडीए में। तो वो अपनी लड़ाई लड़ते रहे, जनता ने अपना काम किया, हमने जनता के बीच में जाके विश्वास जीतने का काम किया, जनता ने हमें आशीर्वाद दिया। तो इसमें कहीं कोई गड़बड़ी और है तो भारत की न्यायपालिका जिंदा थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर मुझे बताइए महाराष्ट्र में कितने चुनाव क्षेत्रों के अंदर चुनौती दी गई है चुनाव को, हम जानना चाहते हैं। अगर नहीं, इसका मतलब चुनाव सही तरीके से हुआ है तो उसको मान लेना चाहिए। जनता का जो विश्वास, जनता का जो उत्तर है, जनता का जो निर्णय है, उसको सर माथे पे रखना चाहिए। जैसे हमने 4 जून का लोकसभा का निर्णय सर माथे पे रखा, उसको हमने जनता के बीच में जाकर विश्वास जीतने का काम किया। इन लोगों को भी हार के बाद उसी तरह से जनता का निर्णय को सर माथे पे रखकर आगे के भविष्य के चुनाव में किस तरह से हम जीते, उसके ऊपर लग जाना चाहिए। दुरुस्त बात है। और and by the way, Rekha Gupta ji has been announced as the new chief minister of Delhi. रेखा गुप्ता जी एज ओल्ड बैकग्राउंड, पिताजी माताजी सब लोग संघ से हैं, और शी इज बीन अ वेरी स्टॉन्च एंड लॉयल वर्कर। प्रवेश वर्मा डिप्टी सीएम बने जी, प्रवेश वर्मा जी डिप्टी she was president of student union Delhi University. Yes. Very frankly, I would have loved it if Parvesh Verma ji had become the chief minister. That would have been, I would say, some recompense for the manner in which Sahib Singh Verma Sahab was asked to resign when he was the chief minister, but all the same. So Delhi will have a woman chief minister again after Sushma Swaraj ji. शीला दीक्षित जी, सुषमा स्वराज जी, और अब रेखा गुप्ता जी। Fantastic. Trust Mr. Modi to come out with a rabbit out of a hat. Somebody completely unexpected. Right, gentlemen, thank you very much for joining us. एक बार फिर आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई शिव जयंती की। मैं उम्मीद करता हूं कि ढूने साहब असल में पार्टी हाईकमांड से बात करेंगे और उनको बोलेंगे भाई वो ट्वीट जरा चेंज कर दो, जरा बाय टू कोर्ट कंट्रोवर्सी बेकार में सर, मतलब ना चाहते हुए भी। खैर, ऑल द सेम, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन। कम से कम अगले शिव जयंती को ऐसा ट्वीट न करें। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। Well, that was nice. That was nice. And Chanchal Kumar ji, of course, was very articulate and very anti-Yogi Adityanath. The Samajwadi Party really lights into Yogi Adityanath Sahab. They don't like him at all, I think. Well, आप सब लोगों से विनती है, आप जरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। The fastest growing channel in the nation. The fastest growing channel in the entire country. और उसके अलावा अपने कमेंट जरूर भेजें।
That's it. And perhaps Rahul Gandhi ji needs to have some other assistant who tweets for him or posts on X. मुझको ऐसा लगता है. Sir, I think there's a deep-rooted conspiracy against Rahul Gandhi. That's I, right. I can't believe that a leader of the opposition of the nation, who we see as a future prime minister one day, can have a back office that does this kind of mistake. It seems to be a deliberate act to undermine. They do it the all the status- time. Pradeep ji, the you're absolutely standing of right. Rahul Gandhi. There is obviously an RSS plant Exactly. somewhere in Rahul Gandhi's secretariat, I think. ना अब तक तो यहाँ के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष को फोन करके इसको डाउन करना चाहिए था और रिट्वीट करके दूसरे नाइसली वर्डेड ट्वीट होना चाहिए था. जी दुरुस्त बात. How can that be? I mean, this is totally. I believe it's a conspiracy against Rahul Gandhi by his own 100% from within. people. Yes, from within. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ही ने ये सवाल रेज किया था. Exactly. संडे को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर स्टैम्पीड होती है. राहुल गांधी जी बड़े अच्छे पॉइंट रेज करते हैं और फौरन सैम पिट्रोडा साहब एक वाहियात सी स्टेटमेंट दे देते हैं. मतलब द होल अटेंशन गेट्स डाइवर्टेड ओवर देयर. मुझे ऐसा लगता है यहां से कोई फोन जाता होगा सैम पिट्रोडा को कि भैया क्या कर रहे हो, करो ना कुछ, बोलो भाई, हम लोग यहाँ पे अंडर प्रेशर हैं. मुझको ऐसा लगता है. मिस्टर राहुल गांधी शुड क्लीन हाउस. That's my opinion. But in any event, that's all that we've got for you in tonight's show. We'll of course be back over here, right here on Nation Now tomorrow. तब तक के लिए आप सब लोगों को नमस्कार. जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम. Vande Mataram.